कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण पर रात के 8:15 पर प्रतिदिन जुड़े क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से। संपर्क 094103799397। अपने आप पर के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।
नमस्कार। आयुष दर्पण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज हम लोग जो है हाइपोथायरॉयडिज्म, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो इस व्याधि को किस तरह से समझना चाहिए। ये हाइपोथायरॉयडिज्म तो आज मॉडर्न टर्म्स है, ये पूरा ये सारा चीज आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को बहुत डिफिकल्टी आती है कि इसको किस तरह से डिफाइन करें, किस तरह से समझें, क्या लक्षण होते हैं और आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह से चिकित्सा करें। क्योंकि हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो बहुत सारा एलोपैथी की दवाइयां खा के आते हैं, साइड इफेक्ट्स लेके आते हैं। तो हमें पहले तो व्याधि समझ आना चाहिए और उसके बाद में चिकित्सा का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये जरूर बहुत ही जरूरी है हम सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को जानने के लिए। तो आज ये आयुष दर्पण पे स्पेशल इस पे लेक्चर हो रहे हैं, संडे स्पेशल लेक्चर। आप लोग भी सुनिए और फिर आप लोग भी अपने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं इस व्याधि से रिलेटेड वह सब आप शेयर कर सकते हैं। जब हाइपोथायरॉयडिज्म देखते हैं हम लोग, तो इसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है, तो वो मैं पहले बताता हूँ। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आजकल का लोग क्या है कि रोज लेट सोते हैं, लेट जागते हैं, खाना पीना सब एकदम बिगड़ गया है। आजकल मोबाइल का जमाना है, तो जैसे जैसे जीवन शैली बढ़ रही है, अच्छा हो रहा है जीवन शैली, वैसे वैसे नए नए रोग भी हमको बढ़ते हुए मिल रहे हैं। जीवन शैली जन्य जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रहते हैं उसका जितना वृद्धि हो रहा है, उसी में थायराइड ग्रंथि का व्याधि बहुत ज्यादा प्रमाण में हमें दिखाई देने को मिल रहा है। आयुर्वेद में जो निदान है व्याधियों का, उस हिसाब से चिकित्सा किया तो हम थायराइड ग्रंथि पे या फिर ऐसे और भी बहुत सारी व्याधियों पे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं या फिर हम उपचार कर सकते हैं। आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से व्याधि का विचार करते समय हमें क्या करना पड़ता है। आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल तो है कि हम दोष देखते हैं, वात पित्त कफ कौन से दोष हैं, दुष्य देखते हैं, तो सप्त धातु 3 मल में कौन से दुष्य यहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर हम अग्नि देखते हैं पेशेंट का, फिर इसके बाद में प्रकृति देखते हैं पेशेंट का, फिर स्त्रोतस देखते हैं और उसके साथ में अंशांश गुणों से होने वाली जो संप्राप्ति है, और उसके साथ में हम लोग हेतु, प्रधान हेतु क्या है, वह क्या हमारे संप्राप्ति के साथ हेतु मैच हो रहा है क्या, वह हम लोग जरूर ध्यान में देते हैं। कोई भी हमारा जो एक्यूट कंडीशन में व्याधि आता है या क्रॉनिक कंडीशन में अवस्था में व्याधि आता है, तो यही सूत्र दुष्यम देशम कालम अनलम प्रकृति वह, जो ये सूत्र है वाग्भट का, उस हिसाब से ही हम लोग चिकित्सा करते हैं, तो हमारा जो चिकित्सा है वह ज्यादा सफल हो जाता है। जब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है यह एलोपैथी साइंस ने हमें दिया है। तो हमें एलोपैथी साइंस का बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी जो दिया है वह, और उस हिसाब से चिकित्सा, ये बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो स्त्राव होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म प्रमाण में तैयार होते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना। और अगर वो सिक्रीशन जो आ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन, वो कम आए या ज्यादा आए, या फिर उनके दुष्परिणाम जो शरीर के अलग अलग अवयवों पे होते हैं, स्त्रोतों पे होते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, चयापचय प्रक्रिया पे हमें दिखाई देता है। अगर हम लोग स्थूल रूप से देखें तो सभी शारीरिक क्रिया जो रहती है सूक्ष्म स्त्रावों पर ही अवलंबित रहती है, ऐसा मॉडर्न साइंस बोलता है। जैसे कि एलोपैथी साइंस बोलता है कि डोपामाइन ब्रेन में सिक्रेट होता है, एसिटिकोलिन सिक्रेट होता है, वैसे बहुत सारे स्त्राव जो है, अंतर स्त्रावी
अंतरस्त्राव, वो बहुत ज्यादा हमारा एंजियोटेंसिन है, फिर मतलब बहुत सारे स्त्राव है जो आप लोगों ने पढ़ाई होगा, फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगा। तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो अंतःस्त्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो स्त्राव होता है वह अग्नि संस्था से उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है, मतलब उसका रिलेशन रहता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि का सिक्रीशन कम होना ज्यादा होना, अगर अग्निमंद है तो वह विकृत होता है। तो अग्नि संस्था जो है हमारा वह उस पर डिपेंडेंट रहता है। अगर हम लोग आहार का सेवन करते हैं तो उसका शरीर गुण भाव में, मतलब जो भी हम लोग अन्न का सेवन कर रहे हैं वो हमारा कैसे फूड के रूप में है, और हमारे जो शरीर में उसका बायोलॉजिकली डाइजेस्ट होके एसिमिलेट होके शरीर भाव तैयार होना है, तो उसका काम कैसे होता है, तो अग्नि द्वारा ही होता है। संपूर्ण शरीर की शारीरिक क्रिया चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो हमें आहार से प्राप्त होता है। ये विविध ऊर्जा जो है वो चयापचय क्रिया के द्वारा ही होता है। जो शरीर में मेटाबॉलिज्म जो होता है, चयापचय क्रिया, उसके द्वारा ही हमें सब चीज प्राप्त होता है। तो ये निर्माण होने वाला जो शरीर की ऊष्मा है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, वह साम्यावस्था में रहना बहुत जरूरी होता है। तो इसको ही पूरा अपना जो थायराइड ग्लैंड है वह क्या करता है कि पूरे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखता है। अब एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि कार का इंजन होता है, तो हम लोग पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, लेकिन वहां पे एक इंजन ऑयल भी डालना पड़ता है कि वह इंजन की क्रिया को अच्छा करे। वैसे ही थायराइड ग्लैंड का जो स्त्राव होता है वह क्या होता है, इंजन ऑयल की तरह रहता है। अगर हम लोग एनाटॉमिकली देखें तो थायराइड ग्लैंड जो है वह रक्त और मांस धातु से बना हुआ रहता है। इसमें शारंगधर संहिता में ऐसा बताया कि जो कंठ है ना, रक्त व स्रोतस का मूल स्थान कंठ बताया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रक्त वाहिनियां रहती है गले में, कंठ में। तो उन्होंने मूल स्थान बताया, जबकि चरक सुश्रुत ये सबने रक्त व स्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा बताया, लेकिन शारंगधर ने कंठ बताया मूल स्थान। और जब हम लोग देखते हैं थायराइड ग्लैंड, तो ये रक्त और मांस धातु से बना हुआ एक ग्लैंड होता है। उसके वजह से जब चिकित्सा करते हैं तो हमें सप्त धातुओं का विचार करना पड़ता है। विशेष रूप से रक्त धातु और मांस धातु का विचार बहुत जरूरी होता है कि रक्त कैसा है शरीर में और मांस धातु कैसा है। और जो सिक्रीशन होता है वो थायरोक्सिन T4 और थायरोथायरोनिन T3, ये दोनों स्त्राव होते हैं और ये आयोडीन से बनते हैं। सभी का जो कार्य रहता है ये T3 T4 का, वह क्या रहता है कि शरीर धातु वृद्धि करना है, शरीर कार्य के लिए जो ऊर्जा निर्माण होना है हमारी बॉडी में वह निर्माण करना होता है। जब ये मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल रहता है तभी ये सारा चीज हो सकता है। तो T3 T4 जो रहता है, थायरोक्सिन T4 और थायरोथायरोनिन ये T3, ये क्या करते हैं, हमारा चय अपचय क्रिया को बैलेंस करता है और शरीर का ऊर्जा निर्माण करने का, आहार पचने के बाद ऊर्जा निर्माण करने का कार्य T3 और T4 करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जब होता है तो इस विकार में अगर हम लोग देखेंगे तो ये ज्यादातर संतर्पण जन्य होता है। यहाँ पे T3 और T4 का कार्य जो रहता है वो बिगड़ जाता है। संतर्पण जन्य जब हेतु रहता है तो इसमें आहार का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। आहार और विहार में क्या विकृति आई है, तो पेशेंट हमारे पास जो भी हाइपोथायरॉयडिज्म का आता है वह ज्यादातर मीठा खाना खा रहा है, मधुर अम्ल लवण रस, मतलब नमकीन चीजें ज्यादा खा रहा है, अम्ल चीजें ज्यादा खा रहा है और मधुर चीजें ज्यादा खा रहा है, गुरु पदार्थ का अति सेवन कर रहा है। इन सबसे पड़ा रहता है आम स्वरूप में। आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल के रूप में वहीं का वहीं वो जमा रहता है। इसके बाद क्या होता है, घटनाक्रम क्या होता है कि आम संचिति हो गई, जो इंटेस्टाइन की जो गति है वह कम हो जाती है और जो अपान वायु है उसका कार्य क्या रहता है, उत्सर्जन का कार्य। तो उत्सर्जन मतलब अपान वायु मल को बाहर निकालने का काम करता है। तो जब अग्निमंद हो गया, आम संचिति हो गई, इंटेस्टाइन भी अपना काम इतना फास्ट नहीं कर पा रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, अपान वायु उत्सर्जित नहीं कर पा रहा है, अपान वायु का जो उत्सर्जन का गति है या कर्म पे उसका परिणाम दिखाई देने लगता है। तो क्या होता है कि अपान वायु जो बाहर निकलना चाहिए और मल को भी निकालना चाहिए, तो अपान वायु प्रतिलोमित होने लगता है, क्योंकि आम इतना ज्यादा रहता है, साम मल रहता है, अग्निमंद रहता है, वो उल्टे डायरेक्शन में जाता है
और वह सबसे पहले समान वायु को विकृत करता है, उसको विकृत मतलब इम्बैलेंस करता है, फिर व्यान वायु को, उदान वायु को, और बाद में प्राण वायु को करता है। इस प्रकार से अपान वायु की ही विकृति से फिर यह संप्राप्ति शुरू हो जाती है, और प्रतिलोम गति जो अपान वायु का नीचे से नीचे जाने का जो डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ जाता है, तो वह क्या करते हैं, व्यान, उदान, प्राण, इनके पहले समान, सॉरी, अपान वायु पहले समान को विकृत करता है, फिर व्यान को, फिर उदान को, और प्राण वायु, ऐसे ये स्टेप से विकृत करता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है कि चयापचय क्रिया जो है, पचन क्रिया और पूरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो विकृत हो गया है। तो इसके वजह से पूरे बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, शोथ होने लगता है, वहां पे पानी पानी संचित होने लगता है पूरे बॉडी में, क्लेद का संचय होने लगता है, बॉडी में वायु जो है वह विकृत है तो वह रुक्षता लाता है बहुत ज्यादा, वायु विकृत है तो बॉडी में ठंडी बसती है, शीत बढ़ जाता है, फिर अग्निमंद होता है, क्षुधामांद्य होता है, दुर्बलता आती है, अंगमर्द होता है, आम की वजह से सब हो रहा है, फिर ये ऊपर जाता है तो बाल झड़ना मतलब हेयर फॉल हो जाता है, और जब आहार रस नहीं बनेगा तो पांडुता, खून की कमी होती है, फिर आम इतना ज्यादा है, वायु भी जो है वो विकृत है, यहाँ पे नींद बहुत ज्यादा लाता है, निद्राधिक्य, आलस्य आता है, अनुत्साह रहता है, कोई भी काम करने में इच्छा नहीं रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है क्योंकि मल जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो अंदर संचित हो रहा है, तो मलावष्टम्भ रहता है, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। दोषों का अगर विचार करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें प्रमुख रूप से कफ और वायु दोष का प्रकोप होता है, वायु का रुक्ष गुण, चल गुण और शीत गुण ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जितना प्रमाण में रुक्षता चाहिए वायु का वह ज्यादा रुक्ष हो जाता है, चल गुण भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वायु जैसे शैतान बच्चा है तो ये चल गुण भी बढ़ता है, शीत गुण भी बढ़ जाता है। कफ जो है, अब वायु बिगड़ा है तो कफ को भी बिगाड़ रहा है, तो कफ जो है वो शीत, उसका जो शीत गुण है, मंद गुण है और गुरु गुण है, ये बढ़ जाता है। धातुओं का विचार करें तो रस धातु संबंधित मल विबंध अगर होगा तो वह पूरे रस में मिलेगा मल, फिर उससे क्या होगा, अन्न द्वेष, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, पांडुता होगा, अच्छा रस रक्त नहीं बनेगा, आदमान आना ये लक्षण होता है। रक्त धातु अगर खराब होगा तो उससे बीपी बढ़ने लगता है, धमनी प्रतिचय ये होने लगता है, क्योंकि रक्त धातु भी विकृत हुआ है, हुरलास होगा मतलब नौशिया फीलिंग होगा, फिर हस्तपाद सुप्तता, नमनेस आएगा हाथ और पैरों में, मंद नाड़ी गति। इसके बाद में मांस धातु के हिसाब से अगर दृष्टि देखें, सभी धातुओं को दुष्ट कर रहा है, तो मांस धातु के हिसाब से दृष्टि देखें तो स्नायुओं का स्तंभ होता है, कंप होता है बहुत ज्यादा, उसके बाद में जिह्वा जाड्यता आती है, मेदो धातु से संबंधित देखें तो स्थौल्यता आती है, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट जो रहते हैं ना वो मोटे रहते हैं, स्थूलता आती है, मानसिक थकावट बहुत ज्यादा रहती है, थोड़ा भी चले थोड़ा भी काम करे ना थक जाते हैं, अनुत्साह रहता है, और थोड़ा भी चलने से आयासेन श्वास, उनको सांस चलते टाइम बहुत ज्यादा सांस फूलती है, आयासेन श्वास लगता है। अस्थि धातु संबंधित देखें तो खालित्य, अब ये अस्थि धातु तक गया है तो बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि अस्थि धातु का मल गए तो बाल है, बाल और नाखून है, केश और नख, तो ये खालित्य लक्षण शुरू होने लगता है, क्योंकि वहां पे पोषण ही नहीं हो रहा है अस्थि धातु का, मल भी विकृत होंगे, मल का भी पोषण नहीं मिल पा रहा है, सूक्ष्म मल वहां पोषण करने के लिए कुछ है ही नहीं वहां पे, तो खालित्य लक्षण आते हैं। मज्जा धातु का संबंधित देखे तो भ्रम, चक्कर आने लगता है। शुक्र धातु संबंधित देखे तो अहर्ष, मतलब वहां पे इरेक्शन नहीं रहता है, बंध्यत्व, इनफर्टिलिटी ये लक्षण आने लगता है। और शुक्र धातु अग्नि मंद ज्यादा होने की वजह से जो पुरुष हो या स्त्री हो उनका बीजत्व शक्ति रहता है वो कम होने लगता है, आर्तव और शुक्र जो होता है वह अच्छे से नहीं बन पाता है, इसके वजह से बंध्यत्व, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आने लगता है। अब इसमें चिकित्सा क्या करना है, अब इसको यही समझना है कि संतर्पण जन्य व्याधि है, तो इसमें मधुर अम्ल लवण रस का अति प्रमाण में जो सेवन है वो बंद कर देना है। रस धातु, इन रसों के सेवन से जो शरीर में गुरुता आ गई है, स्थिरता आ गई है, मंदाग्नि हो गया है, वह बढ़ गया है, तो हम जब मधुर अम्ल लवण बंद कर देंगे, मीठा चीजें नहीं खाना है, खट्टी चीजें ज्यादा नहीं खाना है और नमक ज्यादा नहीं खाना है, तो अपने आप गुरुता, स्थिरता और मंदाग्नि का प्रॉब्लम है वो बैलेंस होने लगता है। और शीत पदार्थ नहीं खाना है, विदाही, गुरु पदार्थ, उसके बाद में फर्मेंटेड चीजें, इडली डोसा, फिर अचार पापड़ ब्रेड, ये सब बंद करना है। आहार और औषधि का हम लोग जब विचार करते हैं तो विहारात्मक चिकित्सा भी बहुत
इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसमें मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस करना पड़ता है, जैसे कि चलना, फिर दौड़ना, रनिंग करना है, वॉकिंग करना है, स्विमिंग करना है, और जंपिंग करना है, स्किपिंग करना है, मतलब रस्सी कूदना है, और जंपिंग भी करना है। ऐसे व्यायाम जब एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चिकित्सा करते समय दोष के साथ में धातु और अवयव का भी विचार करना पड़ता है। तो ठीक है, ये सब हम लोगों ने किया। उसी तरह से कुछ विषजन्य भी संप्राप्ति होती है, जैसे कि प्लास्टिक की चीजों में लोग खाना बना के रख देते हैं और उसका सेवन कर रहे हैं। प्लास्टिक में दही रखा हुआ है और वह खा रहे हैं, तो दूषी विष और गर विष का विचार भी करना चाहिए। ठीक है, आहार में आहार का विचार करना चाहिए, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये त्रयोपस्तंभ का विचार करना चाहिए। और रचनात्मक दृष्टि से, मतलब एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजी की क्रियात्मक दृष्टि से क्या विकृति है ये धातुओं में, और धातुओं का क्या संबंध है, स्त्रोतस, अवयव, इन सब का विचार करें तो हमें चिकित्सा करते टाइम और ज्यादा फायदा हो जाता है। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं अलग अलग, जैसे कि मतलब एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं, वो हमें देखना पड़ता है। लक्षणों का हमें ये संबंध देखना चाहिए कि दोष धातु मलों से क्या संबंध है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें वात दोष बढ़ा है, कफ दोष बढ़ा है, क्या बढ़ा है, पित्त दोष कैसा है, धातुओं में क्या संबंध है लक्षणों के हिसाब से, मलों से क्या संबंध है, मतलब कॉन्स्टिपेशन है क्या, यूरिन ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो सब देखना पड़ता है। और अग्नि से क्या संबंध है, हमारा लक्षण का जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसका और अग्नि का क्या संबंध है। तो ऐसे अंशांश कल्पना की दृष्टि से निदान, हमें जब सोचते हैं तो हमें निदान समझ आने लगता है। उसी तरह से अग्नि, समान वायु, रस धातु, ओज, ये सारे घटक जो है वो हमें पढ़ना पड़ता है, चिकित्सा के दृष्टिकोण से समझ आता है। इसी तरह से पचन है तो धात्वग्नि लेवल पे कैसा है, भूताग्नि लेवल पे कैसा है, और शरीर वृद्धिकर परिणाम कैसा है, ये जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से कुछ ना कुछ स्त्राव में T3 T4 की वजह से विकृति आ रही है। समान वायु जो है वो अग्नि सखा बोला है, अग्नि के समीप रहता है, और उसको पचाने के लिए, अग्नि संरक्षण करने के लिए समान वायु की आवश्यकता होती है, और उसकी वजह से जाठराग्नि, धात्वग्नि, पंच महाभूताग्नि का सम्यक कार्य होने के लिए समान वायु की ही सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। तो हाइपोथायराइडिज्म में समान वायु का बहुत ज्यादा बिगाड़, मतलब विकृति हमें दिखाई देने लगती है। तो ये एक हो गया। दूसरा है कि उदान वायु जो है, उदान, क्योंकि कंठ चर, ये कौन सा रहता है, तो उदान वायु, उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलाश्रित वाक प्रवृत्ति प्रत्यनोर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। तो थायराइड विकृति जब होने लगती है तो वाक प्रवृत्ति, मतलब बोलने में, शरीर के मूवमेंट में, वाक प्रवृत्ति, प्रत्यनोर्जा, प्रयत्न और ऊर्जा, बल वर्ण स्मृति क्रिया, ये सब बिगड़ने लगता है। तो यहाँ पे समान वायु के साथ में, समान वायु मतलब जो अग्नि, डाइजेशन का गड़बड़ हो रहा है वो देखना है। उदान वायु की वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न ऊर्जा, बल वर्ण स्मृति क्या, ये क्या, स्मृति पे भी इसका असर होता है। लोग ना बहुत ज्यादा भूल जाते हैं ये बातें हाइपोथायराइडिज्म में, तो स्मृति में भी होता है, वाक प्रवृत्ति, ऊर्जा में भी, उत्साह में भी उनका थोड़ा ना थोड़ा विकृति लगता है। तो हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पे उदान वायु की विकृति है। उसी तरह से शुक्र दोष अगर हम लोग देख रहे हैं, इनफर्टिलिटी, तो व्यान, अपान, उनके प्रकोप से हो रहा है। पेशेंट अति ओवर थिंकिंग कर रहा है क्या, मानसिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इससे रस धातु की दुष्टि हो रही है। जब हम लोग देखते हैं कि रस व स्रोतस का मूल स्थान हृदय है और मन भी हृदय में रहता है, तो हमें रस, हृदय, मन, इनका जो संबंध है वो सारे दिखाई देते हैं कि कोई साइकोसोमेटिक डिजीजेस रहते हैं, मतलब स्ट्रेस की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपोथायराइडिज्म, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, सिक्रीशन अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो यहाँ कहीं ना कहीं रस धातु की विकृति है, क्योंकि ऐसे हमें पता चलता है कि चिंत्या तति चिंतना, ज्यादा चिंता करने से रस वस्तु की दृष्टि होती है, और हृदय में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा मन भी विकृत रहता है। तो यहाँ पे रस धातु की विकृति को हमें कंसिडर करना चाहिए। जब हमें ऐसा मिलता है तो हमें रस पाचक, रस का प्रसादन करने वाला, और रस और रक्त की अग्नि को अच्छा करने वाला वो दवाइयां देनी पड़ती है, तो थायराइड के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा हमें ये करना पड़ता है कि मन पे काम करने वाली दवाइयां, जैसे कि मेद्य दवाइयां, जैसे कि ब्राह्मी वटी, मानस मित्र गुटिका, फिर स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह गुल, अकीक भस्म, जो भी मन पे काम करने वाली दवाइयां वो विचार करना पड़ता है।
रस धातु के साथ में हमें मांस और मेद धातु की भी दृष्टि बहुत ज्यादा मिलती है, और तो हमें मांस और पाचक और मेद पाचक ये भी देना पड़ता है। उसी तरह से साधक पित्त, भ्राजक पित्त और रंजक पित्त। साधक पित्त की विकृति होने से मन बहुत ज्यादा डावाडोल रहता है, मतलब बहुत ज्यादा व्याकुलता, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहती है। भ्राजक पित्त की विकृति की वजह से क्या होता है कि कलर डिसकलरेशन, पिगमेंटेशन, ये फेस पे एक्ने आना, ये सब हाइपोथायराइडिज्म में दिखता है। रंजक पित्त की दृष्टि की वजह से अच्छा रक्त धातु नहीं मिल पाता, उसको रंजन नहीं होता है, तो वहां पे एनीमिया, पांडु रोग ये हमें दिखाई देने लगता है। तो आयुर्वेद में जब भी चिकित्सा करते हैं तो हम लोग शोधन और शमन इस तरह से चिकित्सा करते हैं। तो पेशेंट का बलाबल का विचार करके शोधन करना चाहिए। तो पहले वमन किया थायराइड के पेशेंट को, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है हमारा, बचा, पुनर्नवा, गुड़ुची सत्व और जंगली प्याज, वो ठीक है, वो थायराइड बैलेंस करने के लिए, पेशेंट को कंटिन्यू रखने के लिए ठीक है। लेकिन हमें थायराइड हाइपोथायराइडिज्म परमानेंट ही करना है, तो हमें यहाँ पे संतर्पण जन्य व्याधि है, कफ और वायु की दृष्टि है, और इतने जो अपान वायु की दृष्टि, फिर समान वायु की दृष्टि, फिर उदान वायु, व्यान वायु, प्राण वायु की दृष्टि, और पित्त में साधक, भ्राजक, रंजक पित्त की दृष्टि, ये सब हमें देखना पड़ता है। और धातु भी जैसे कि रक्त धातु, रक्त धातु, मांस में शुक्र धातु तक इसका दृष्टि रहता है। हृदय और मन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हमें शोधन कराना चाहिए। उससे क्या होता है, वमन विरेचन कराने से पूरी तरह से, और जो पेशेंट सह सकते हैं वमन विरेचन, उनको में शोधन करने से संप्राप्ति भंग हो जाती है। और रोगी का जब बल प्राप्त हो जाता है, तो अगर रोगी कमजोर है, वो स्थूल दिख रहा है लेकिन कमजोर है, तो थोड़ा पहले बल बढ़ाए। तो उसमें हम लोग विदारी, अश्वन, बल्य, बृहणीय गण के द्रव्य देके बल बढ़ाए, अग्नि को अच्छा करके फिर बल बढ़ाए, उसके बाद में हम शोधन कर सकते हैं। और स्वेदन में हम लोग सर्वांग स्वेद दे सकते हैं, फिर अभ्यंग पूर्वक बस्ती चिकित्सा, फिर उसके बाद में वमन विरेचन, शिरोधारा, नस्य, ये सब कर सकते हैं। तो इससे पूरा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। शमन चिकित्सा करते समय अंशांश कल्पना का विचार करना जरूरी है, धातु और अग्नि का विचार करना जरूरी है, महाभूतों का विचार करना जरूरी है, वातग्न और कफग्न चिकित्सा जरूरी होती है। चिकित्सा करते समय हमें ऐसे द्रव्य देखना पड़ता है जो स्निग्ध हो, स्थिर हो, उष्ण हो। ये ऐसे द्रव्य जो है स्निग्ध, स्थिर और उष्ण वातग्न है। स्निग्ध मतलब जो रुक्ष के अपोजिट स्निग्ध है, चल गुण के अपोजिट क्या है, स्थिर है, और शीत गुण के अपोजिट क्या है, उष्ण है। ऐसे द्रव्य देखना पड़ता है। और लघु, सूक्ष्म, उष्ण, ये कफग्न द्रव्य भी देखने पड़ते हैं जो कफ का शमन करते हैं, लघु, सूक्ष्म, उष्ण। फिर हम लोग बहुत सारे पाचक कषाय देते हैं, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदोपाचक, अस्थि मज्जा पाचक। फिर रस का शोधन करने वाले दवाइयां देते हैं, मांस पाचक, मेदोपाचक तो बहुत अच्छा काम करता है। कल मोनिका में हमने बहुत अच्छा एक दवाई बताया था, वर्णादि क्वाथ, वर्णादि गण का जो क्वाथ होता है, वो कुछ कोट्टकल कंपनी का बता रही थी, वह बहुत अच्छा काम करता है थायराइड के उसमें। फिर गुडुची का प्रयोग कर सकते हैं। फिर दाढ़ी मधिघृत, क्योंकि हमें पांडुता को भी ठीक करना है, तो दाढ़ी मधिघृत, वचादि गण का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा, ब्राह्मी, गुग्गुल, पुनर्नवा, यष्टि मधु, वासा, नीम, पिप्पली, हंसपति, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और आहार में युष कल्पना जो है, दाल का जो पानी रहता है, युष कल्पना, कुल्थी का प्रयोग, फिर गेहूं का प्रयोग, यव का, जौ का प्रयोग, जवारी का प्रयोग, अनार का, इमली का, लहसुन, अदरक, मरीच, मेथी और शिगरू का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब आप लोग बताइए, हम लोग ऐसे थायराइड के लिए कांचनार गुग्गुल, वृद्धिवाधिका वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, और वो हमारा जो थायरोनिल करके कुछ कुछ ऐसे आयुर्वेदिक बहुत सारे प्रोप्राइटरी मेडिसिन आ रही हैं, वो सब करते हैं, थायरोग्रेट, ये सब करते हैं। आप लोग भी अपना अपना अनुभव बताइए कृपया, उससे फायदा होता है। लेकिन ये पूरा शोधन और शमन एकदम सूक्ष्म विचार कर करे तो ये पूरा बैलेंस हो जाता है, परमानेंट। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रणाम सर। जी सर बहुत अच्छा बताया आपने। बिल्कुल, पेशेंट आते हैं सर, और हाइपोथायराइडिज्म में बहुत बार पेशेंट बहुत वेट गेन हो रहा है, इस हिसाब से आता है, क्योंकि वो एलोपैथी मेडिसिन पे ही होता है मोस्ट ऑफ। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं मोस्ट ऑफ एलोपैथी मेडिसिन 5 साल से स्टार्ट किया है, 10 साल से, कभी 2 साल से, ऐसे ही पेशेंट आते हैं। और उनका मेन यही कंप्लेंट होता है कि एलोपैथी दवाई खाने के बाद भी उनका TSH लेवल बढ़ रहा है और वेट कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सर मेरी जो मेडिसिन है वहाँ पे मैं आरोग्यवर्धिनी चलाती हूँ,
मेदो हर गुग्गुल चलाती हूँ, वेट गो देती हूँ, उसके साथ में एक त्रिकटु बेहड़ा और गोदंती भस्म का कॉम्बिनेशन मिला के पहले हम देते थे, उसका ही अभी एक टैबलेट फॉर्म में बन के आ रहा है थायरोग्रिड करके, तो वो चला रहे हैं, तो भी उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। तो और थायरोइड में क्या है सर, उसमें थायरोइड में? कॉम्बिनेशन है सर, त्रिकटु बेहड़ा प्रवाल पिष्टी और धनिया वगैरह डाला है उन्होंने, थोड़ा उसमें थोड़े से 2-3 कंटेंट्स एक्स्ट्रा कर दिए हैं वहां पे, तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और बहुत बार तो कभी कभी इनिशियल जैसे कि बस बॉर्डर लाइन क्रॉस किया होता है, फिर भी एलोपैथी डॉक्टर बोलता है कि नहीं अभी दवाई स्टार्ट करो, तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं। तो मैंने थायरोग्रिड पे ही उनको ट्रीट किया है, और एलोपैथी दवाई ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो वहां पे वो बैलेंस हो जाता है। 3-4 महीने मेडिसिन चला देते हैं और लाइफ मॉडिफिकेशन बोल देते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे मेटाबॉलिज्म पे काम कर देते हैं उसके, हम उसकी दिनचर्या आहारचर्या हम सब चेंज कर देते हैं, उसको समझा देते हैं सब चीजें कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें प्राणायाम का भी एक रोल होता है, तो इसमें एक उज्जाई प्राणायाम करके जो होता है, तो वो भी बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि सीधे वो हम हमारी गले पे जो ग्लैंड जहाँ पे बढ़ रही है वहां पे वो स्टिमुलेट करते हैं हम। एक्चुअली हम उज्जाई प्राणायाम से हम मर्मों को ही स्टिमुलेट कर रहे होते हैं वहां पे, तो वहां पे जो अटका हुआ वायु होता है वो रिलीज हो जाता है, और उससे भी काफी अच्छे रिजल्ट देखती हूँ मैं। ऐसे पेशेंट में बहुत बार स्किन इरिटेशन दिखता है, हाइपर पिगमेंटेशन दिखता है, तो उस हिसाब से भी हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हेयर फॉल दिखता है, डैंड्रफ बहुत दिखता है, बहुत बार पिंपल्स आ रहे हैं, ऐसे भी कंप्लेंट रहती है। बहुत बार डिप्रेशन में भी होता है पेशेंट, पीसीओडी के साथ भी हाइपोथायराइडिज्म लेके आते हैं, तो उस हिसाब से भी मेडिसिन कुछ ऐड करनी पड़ती है। जैसे आपने बोला कि मानस मित्र गुटिका, ब्राह्मीवटी, मिधावटी, मेमोरी ग्रेट वगैरह, ये भी हम डिप्रेशन विथ थायराइड में हम चलाते हैं। बाकी मेडिसिन कॉमन मेडिसिन में थायरोग्रिड और उसके साथ फिर ऐसे कॉम्बिनेशन करके वो पेशेंट को हम ठीक करते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ, वैद्य ईशुकांत जी, वैद्य शैलेंद्र जेटली सर, कुछ बोलिए आप लोग प्लीज। प्रणाम सर। सर यहाँ पर मेरे पास पेशेंट आए हुई थी, आते भी हैं पेशेंट इस टाइप के। और सर जैसा कि आपने बताया, इसमें मैंने एक बीच में गलती की हुई थी, क्योंकि शोधन चिकित्सा मेरा उतना परफेक्ट नहीं है। और मैंने उनको दिया सर, नॉर्मल उनको दिया था मैंने, और उनको क्या बेबी कंसीव करना था और हाइपोथायराइड था उनको। तो मैंने पल्स भी उनका देखा तो हाइपोथायराइड ही उनका दिख रहा था। अग्नि उनकी एकदम मंद थी, और वात और कफ की नाड़ी चल रही थी नॉर्मल बेस में। और तो उनको मैंने फिर सर ये मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनको दिया था, प्लस उनको पीसीओडी भी था। तो इनका कुल मिलाकर मांस धातु इनका विकृत था सर, और कुछ स्ट्रेस वगैरह, इनका बाल झड़ना, वो सब सिम्टम्स भी दिख रहे थे। तो इनको नॉर्मल मैंने बहेड़ा, जैसे कि मैम ने बताया, बहेड़ा, त्रिकुटा और आपका जो ये है आपका गोदंती भस्म, इसको मिला करके उनको मैंने 3 टाइम लेने के लिए बोला खाने के बाद में। और साथ में मैंने इनको सर कचनार गुगल वृद्धिवादी का वटी, गंधमाला कंडन रस, और इनको मैंने बीच में दवा भी बदली थी इसी के साथ में। जैसे जलकुंभी जो आती है ना सर, अपनी जलकुंभी उसका मतलब राख बनाकर इनको 1,000 की mg की मतलब कैप्सूल दे बना करके इनको मैंने दिया था। तो इनका वैसे तो नॉर्मल हो गया था सर, 1 महीने के अंदर में इनका नॉर्मल हो गया था, हाइपोथायराइड ऐसा था। तो इनका जब पल्स मैंने देखा तो इनकी अग्नि कुछ अच्छी हो गई थी। लेकिन सर इनका ऐसा हुआ कि इनका शोधन चिकित्सा मैंने नहीं दिया था, जैसे वमन और विरेचन वगैरह इनको सही से नहीं मिला था, तो इनका फिर वो थोड़ा सा बढ़ गया मतलब। लेकिन इनका जो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम था सर, तो उसमें मैंने बहुत कंटिन्यू इनको 6 महीने ट्रीटमेंट दिया था। तो इनका कंसीव करने का जो वो था, एमएच वैल्यू वगैरह ये सब अच्छे हो गए थे, पीसीओडी भी ठीक हो चुका था, मेंसेस भी आने बराबर शुरू हो गए थे। तो इनका कुछ थायराइड अभी बढ़ा हुआ है, और 2 to 3 मंथ इनका बेबी जो कंसीव इनका मतलब महीना हो चुका है, ऐसा मतलब इनका रहा है मतलब। तो इसमें ज्यादा सर नॉर्मल भी इसमें दे सकते हैं अपन, जैसे कचनार का स्वरस है, गोरखमुंडी का स्वरस है, इसको निकाल करके इसका क्वाथ बना करके इसको दिया जा सकता है। ये भी मैंने मतलब दिया हुआ है। जी सर। बहुत बढ़िया बताया आपने सर, बहुत अच्छा लगा। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। और डॉक्टर शैलेंद्र जेटली सर, आप कृपया कुछ बताइए। तकदीर जी, आप कुछ बताइए।
हाइपोथायराइडिज्म में आप लोग का क्या विचार है? अर्चना मैम, आप कृपया बताइए। अशोक यादव जी कुछ बताइए प्लीज। हेलो हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। सर, मेरे पास सर अभी पेशेंट तो नहीं आते हाइपोथायरॉयडिज्म से और हाइपोथायरॉयडिज्म से, क्योंकि यहाँ पर वो मानते नहीं कि आयुर्वेदा से ठीक हो सकता है। लेकिन सर मैं इस पर काम कर रहा हूँ, अपने क्लासिकल ग्रंथों में ढूंढ रहा हूँ फॉर्मुलेशन, और अपनी नई फॉर्मुलेशन डेवलप करने की ट्राई कर रहा हूँ। जब होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है अर्चना मैम, हाँ, यस सर, यस सर। आप बताइए आपका क्या हाँ विचार सर, है? जी सर इसमें शोधन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सर। वमन विरेचन, बस्ती, नस्य शिरोधारा ये करना ही चाहिए सर, क्योंकि जल्दी रिजल्ट मिलता है, पूरा स्रोत निकल जाता है। वात कफोग्नि चिकित्सा करना है, अपतर्पण करना है सर, और बाद में उसमें शमन चिकित्सा जो आपने बताई वो पूरा ही मतलब अच्छे से जैसे जैसे सिम्टम है वैसे उन पेशेंट को देना है सर। पूरे ये सिम्टम दिखाई देते हैं सर, और इनफर्टिलिटी होती है ना तो भी पंचकर्म के बाद बहुत सारे पेशेंट को जल्दी सर रिजल्ट मिल जाता है। तो मैंने हाइपरथायराइडिज्म में भी देखा सर और हाइपो में भी देखा। सिर्फ पंचकर्म के बाद भी बहुत कम मतलब ट्रीटमेंट देना पड़ता है, शमन चिकित्सा देना पड़ता है, जल्दी कंसीव हो जाते हैं सर पेशेंट। हाँ, अच्छा कहीं ना रिजल्ट कहीं मिलता ऐसा सोचे कि नल जो है वो कहीं ना है। कहीं हाँ ब्लॉक है, तो पानी अच्छे से नहीं आएगा। नल का कचरा हमने साफ कर दिया तो नल से पानी अच्छे, ऐसे सिक्रीशन जो है वो नॉर्मल आना चाहिए। उसके लिए यस हमें सर, शोधन करना बहुत जरूरी होता है। यस सर, शोधन के बाद तुरंत ही रिजल्ट मिलता है सर, अच्छे से मिलता पूरा है। यस बैलेंस हो जाता है। थायराइड के पेशेंट आयुर्वेद से परमानेंट ठीक हो जाते हैं। और वो क्या रहता है, थायराइड पूरी तरह से हमें नष्ट नहीं करना है, वो बैलेंस स्टेट में T3 T4 TSH वो सिक्रीशन होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहना चाहिए। जी बहुत अच्छा बताया मैम आपने। डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, आपके पास जब भी पेशेंट आएंगे हाइपोथायराइडिज्म के, तो आप उनको जरूर संतर्पण जन्य है क्या वो देखेगा, हेतु पे देखेगा, मधुर अम्ल लवण क्या खा रहे हैं वो। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा छोटा सा। हाँ सर जैसे कि पेशेंट अगर बोलता है सर उनका खाना सही से पच रहा है, पेट भी साफ हो रहा है, स्ट्रेस भी वैसा नहीं है, और सामने अगर रिपोर्ट आकर लेकर के वो आता है और बोलता है मेरा ये मतलब थायराइड बढ़ा हुआ सामने में जो डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं, तो सर इसमें मैं मतलब क्या समझूं सर, नहीं, मतलब तो उनका उनका मैंने जाठराग्नि का क्रिया अच्छा है, लेकिन धात्वग्नि, भूताग्नि वो तो हम्म, देखना चाहिए। इसलिए तो हम रस जी जी, पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक ऐसी दवाइयां ओके, देखते हैं। वहां जी कहीं सर, ना कहीं धात्वग्नि लेवल पे दुष्टि है। अच्छा जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसलिए हमें आम पाचन करना ही है। शोधन करा दिया तो सबसे अच्छा रहेगा। सर मेरा थोड़ा वमन का मेरे को मतलब नॉलेज कम है। वमन मेरा थोड़ा आप मतलब वीक मेरे है। पास आ जाइए ना, मैं आपको वमन पूरा सिखा दूंगा। सर मैं बहुत दूर में हूँ सर, मैं कैसे मतलब अब समय बनेगा तो बिल्कुल मैं आऊंगा सर, आपके मैं पास ऐसे मिलना लाइव ही मिलना दिखाते रहता है। हूँ। वंदना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, पहले तो मैं इन सर को बोलूंगी कि जो पंचकर्मा के हमारे नवीन जोशी सर के क्लासेस थे उसको एक बार वो गो थ्रू करेंगे, तो उसमें उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत बार वमन करवाया है। और दूसरा ये जो थायराइड का ट्रीटमेंट है इसमें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शोधन का बहुत बड़ा है। मतलब पेशेंट तुरंत ही जो है वो 100 पर होता है तो 25 पर आ जाता है, पर उसके बाद और जो ये जो मैं शमन औषधियां हैं वो भी बहुत कम यूज करनी पड़ती हैं, ना के बराबर। अभी जैसे कंचन मैम बोल रही थी उज्जाई प्राणायाम, तो सर वैजी उज्जाई प्राणायाम का इतना अच्छा वो है कि 170 TSH पेशेंट लेकर आया था, और तुरंत ही वो 15 डेज में मैंने बोला काक रक्षक योग भी ऐड किया था, बाकी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो सब ऐड की थी जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे। पर उज्जाई प्राणायाम जैसे ही उसको मैंने बोला वो 170 से तुरंत ही उसका रिड्यूस हुआ और वो 50 पे आया। फिर उसको अभी फिर दोबारा उसको बोला 15 डेज के बाद, और वही उन्हीं मेडिसिन पर फिर उसका 20 कम हुआ। तो उज्जाई का सर बहुत अच्छा रोल है, मतलब ये कि शोधन हो जाए और उसके बाद वैल्यूज कम आ जाए तो हमको थोड़ा सा प्राणायाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इसमें एक हंसपदी पानक है सर, उसका बहुत अच्छा है, कंठ औषधियों में हंसपदी से बना हुआ वो पानक है, काढ़े के रूप में भी मिलता है कुटकल में, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। बस यही मुझे बोलना था सर, बाकी जो मेडिसिन डिस्कस चाहिए। तो इसका हम लोग सभी आपके लेक्चर सुनने के बाद धातु पाचक यूज कर रहे हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अलग अलग चीजों में। थैंक यू अजी। जी मैम बहुत अच्छा लगा आप आई इतना दिन के बाद।
बहुत अच्छा लगा। जी जी ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर चंद्रशेखर जी, श्वेता मैम, किसी को हाइपोथायराइडिज्म में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। तकदीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, डॉक्टर वी एम महाजन सर, जागीर जी कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, अशोक यादव जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, और नहीं बोलना चाहते तो मैं सर। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर। सर, मैंने प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए। सर मैंने प्रेग्नेंट लेडी में मैंने एक बार यूज किया था। बेसिकली 3rd मंथ जब उसका चालू हुआ तो थायराइड उसका 7-8 ऐसा क्रॉस करने लगा। जी। तब सर मैंने मेरी मेडिसिन जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ताप्यादिलो और लघुवसन मालिनी ये चालू रखा, और साथ साथ में सर आप जो फॉर्मूला बताते हो वचा और ये अमृता सत्व और पुनर्नवा, उसके साथ में थोड़ा सा मैं दालचीनी ऐड किया था। तो उसका धीरे धीरे 5वें-6वें महीने जाते जाते उसका TSH लेवल अंडर कंट्रोल आ गया। पूरे प्रेगनेंसी में कोई थायराइड की मेडिसिन नहीं देनी पड़ी। अभी बच्चू सर 5 महीने का हो चुका है, नॉर्मल है, कोई इश्यूज नहीं है, मेंटली एंड फिजिकली सब नॉर्मल है सर उसका, और कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं चली थी उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी, बहुत बढ़िया। और सर इसके अंदर कैसा होता है, जहाँ पे धातु क्षय रहता है तो हमको वहां पे धातु पोषक दवाइयां देनी रहती है। कहीं कहीं सर हमको लगता है कि बहुत ज्यादा स्थूलता और अग्नि मान देता है तो उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। कभी कभी सर किसी किसी केस में ऐसा लगता है कि नाड़ीगतवाद, जिसमें कभी कभी पेशेंट को नर्व रेडिएटिंग पेन आता है, जैसे ये बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हुआ, ऐसे जो सिम्टम्स आते हैं ना सर, तो ऐसे केसेस में कहीं कहीं एकांग रस प्लस कांचनार भी अगर ऐड करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। थैंक यू सर। डॉक्टर अशोक यादव जी मुंबई के बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। इनके आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे केसेस सॉल्व करते हैं। मैं तो इनको पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर का बात। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहाँ के सारे वैद्य लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मतलब बहुत अनुभवी हैं, बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम 8:15 पे मिलेंगे संभाषा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू।